लेकिन इस बीच बाजार के जाने माने दिग्गज गौरांग शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 अवे दिस साइड। और काफी हद तक बाजार जो है इस वक्त मिडिल ईस्ट के टेंशन को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये टेंशन है जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आई थिंक गौरांग सर, नाउ इज द टाइम जब हमें वॉर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकली तो बाजार को लगातार नेविगेट करने की हम कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे में आगे यहां से फंडामेंटल नजरिया क्या होना चाहिए। क्रूड ऑयल स्पाइक है, इंडिया विक्स में बढ़त हम देख रहे हैं, और इन तमाम के बीच एफडीआई रूल्स रिलैक्स होते हुए पूरे सिनेरियो सिचुएशन पर एक वॉर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अगर बनानी है तो गौरांग सर क्या होगी आपकी तरफ से? बहुत बहुत धन्यवाद मानसी जी, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को और आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे मानसी जी, ये बुनियादी तर्क के आधार पर है, हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम के तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इस स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो मानसी जी, मैं काफी सालों से शेयर बाजार से जुड़ा हूं और मेरा जितना भी अनुभव रहा है, खास करके इस तरीके की परिस्थिति में अगर आपने थोड़ी बहुत हिम्मत जुटा करके, थोड़ा बहुत अभ्यास करके, जोखिम झेलने की क्षमता को माप के लंबी अवधि के लिए अगर निवेश किया है, तो ऐसी परिस्थिति गुजरने के बाद, सकारात्मक संकेत आने के बाद, बाजार जब ऊपर तरफ के दायरे देता है और अगर आपने निवेश किया होगा ऐसे बाजार में, तो मेरा जहां तक मेरा अनुभव है, बाजार ने कभी भी आपको निराश नहीं किया है। एक बात बिल्कुल निश्चिंत है कि इसका निवारण, इसका यानी कि ये जो युद्ध की परिस्थिति खाड़ी देश में, वेस्ट एशिया में खड़ी हुई है, ये कब, किस समय पर, कौन सी तारीख पर और किस प्रकार से इसका निवारण आएगा, इसके ऊपर मेरे ख्याल से अंदाजा लगाना किसी के भी लिए मुमकिन काम नहीं है, नामुमकिन काम है। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत साहस किया और निवेश किया, तो मेरे ख्याल से बाजार ने आपको आपके निवेश को सराहा है और आपको अपने निवेश के ऊपर मुनाफा कमा के दिया। एक मैं ब्लैंकेट डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, क्योंकि आपने ये प्रश्न पूछा है मानसी जी। मैंने मेरी एसआईपीज जो है वो ना तो कोविड के समय पर बंद करी थी, ना रशिया यूक्रेन के युद्ध के समय पर बंद करी, ना बीच में जो खाड़ी में थोड़ा बहुत संकेत नकारात्मक था, यानी कि इजराइल और हमास का जो परिस्थिति उभरी, तब भी नहीं करी थी और आज भी नहीं और भविष्य में भी नहीं करूंगा। एसआईपी निरंतर जा रहे हैं और अगर मेरे पास मेरे बचत खाता में पैसे रहते हैं, रुपए रहते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर देता हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपना एसआईपीज और छोटा छोटा निवेश जो है वो निरंतर बरकरार रखे, जारी रखे, उसको बंद मत कीजिए। ऐसे समय पर आपको निवेश करते हैं तो मूल्यांकन के रूप में अच्छे मूल्यांकन पर निवेश करने मिलता है सक्षम और मजबूत कंपनियों में। और अगर आप म्यूचुअल फंड, सिप्स या लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यूनिट्स भी ज्यादा मिलते हैं। 26,000 पर आपने 50,000 रुपए लगाए थे तो यूनिट्स कम मिलते थे, लेकिन 23,500 या 23,700 पर जहां पर आज निफ्टी है, अगर आप इस समय पर 50,000 रुपया लगाते हैं तो आपको यूनिट ज्यादा मिलते हैं। कहां पर निवेश करना है, तो मेरे ख्याल से ये निर्भर होता है मानसी जी हर एक व्यक्ति और निवेशक के ऊपर, उनकी उम्र, जोखिम झेलने की क्षमता और उनके पास कितना समय है और कितना मुनाफा कमाना है। तो मैं एक 4 या 5 क्षेत्र है जहां पर मेरे ख्याल से नजर रखनी चाहिए प्राथमिकता के रूप पर, जो थोड़े बहुत वंचित है इस परिस्थिति, ये उतार चढ़ाव जो कच्चे तेल के दाम में देख रहे हैं, नेचुरल गैस के दाम में देख रहे हैं, इससे थोड़ा दूर है। ऐसा नहीं कि असर नहीं पड़ता है लेकिन कम पड़ता है। तो वित्तीय क्षेत्र है, रक्षा क्षेत्र है, ऊर्जा उत्पादन यानी कि पावर जनरेटिंग कंपनीज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, कुछ हद तक गर्मी का पारा जो ऊपर चढ़ रहा है तो कुछ सिलेक्टिव कंज्यूमर ड्यूरेबल बनाने वाली कंपनियां, कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक सेक्टर है। तो ये कुछ 5 या 6 क्षेत्र है मानसी जी जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि ये परिस्थिति अनिश्चितता का वातावरण है। हर दिन, हर घंटे जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं, हम उसके ऊपर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और हर घंटे में ऊपर के तरफ के एस्केलेशंस हो रहे हैं, ये भी एक चिंता की बात है। लेकिन एक सकारात्मक बात अभी कुछ घंटे पहले आई थी कि 2 समुद्री जहाज भारत के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो समुद्री यातायात मार्ग है वहां से निकल गए हैं और भारत की तरफ आ रहे हैं। और भारत सरकार भी निरंतर प्रयास कर रही है भारत की जो ऊर्जा की जरूरत है उसको प्राथमिकता देने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए, और वो भी ब्याजबी दामों पर। मेरे ख्याल से
26,000 पर आपको बाजार पसंद आता था, तो 23,700 पर थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छा लगना चाहिए बाजार आपको। बिल्कुल बिल्कुल इस फंडामेंटल नजरिए के लिए गौरांग सर थैंक यू सो मच। इस बीच हमारे साथ एक और आपका सर व्यू सीमेंट स्टॉक्स को लेकर क्या है? देखिए, नजरिया तो सकारात्मक है। आपको भी सादर प्रणाम और शुभ दिन अभिषेक भाई हमारे तरफ से। और मैं ये भी मान के चलता हूं अभिषेक भाई के जहां तक दामों में वृद्धि का प्रश्न है सीमेंट के बोरियों के, तो कुछ हद तक कुछ कंपनियां इसको झेल सकती हैं, लेकिन अगर सीमा के पार चला जाता है तो वो परिस्थिति ऐसे बदलती है कि हम और आप जैसे उपभोक्ता हैं उन पर आखिरकार जो वृद्धि है वो लाद दी जाती है और हमें और आपको भरपाई करनी पड़ती है वो बढ़ते हुए दाम की। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक कच्चे तेल का यातायात आवागमन या फिर जो आयात निर्यात का प्रश्न है, देखिए अगर आज जिस तरीके से 2 जहाज, समुद्री जहाज भारतीय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकले और अगर सुरक्षित बाहर निकलते और हमारे बंदरगाह या तटों पर आ जाते हैं तो थोड़ी बहुत राहत की सांस हम ले सकते हैं और ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले भविष्य में शायद ये यातायात थोड़ी बहुत और बढ़ सकती है। मैं संख्या की बात कर रहा हूं समुद्र जहाजों की जो कच्चा तेल और नेचुरल गैस लेके आते हैं। लेकिन ये परिस्थिति ऐसी कि अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है अभिषेक भाई। क्षेत्र के आधार पर 2-3 चीजें और कहना चाहूंगा, 30 सेकंड का समय और लूंगा। रियल एस्टेट क्षेत्र में सुधार हो रहा है, हालांकि कुछ लोग अभी थोड़ा अपनी बुकिंग जो है वो पीछे ढकल रहे क्योंकि परिस्थितियां ऐसी है। लेकिन जो इतिहास हमने पिछले वर्ष देखा था और उसके पहले देखा था, 4-4, 6-6, 8-8 करोड़ के प्रोजेक्ट्स, सिंगल यूनिट की मैं बात कर रहा हूं, और बड़े प्रोजेक्ट्स रिकॉर्ड समय में बिक्री हो जाते थे। छोटी, मझौली और दिग्गज तीनों ही जगहों पर हमारी खरीदारी की राय है। छोटी कंपनियों में एक कंपनी का नाम है सागर सीमेंट, जहां पर खरीदारी की राय है। मझौली सीमेंट कंपनियों में रैमको सीमेंट और दालमिया भारत श्री सीमेंट, ये तीसरा नाम है। दिग्गजों में 4 जो प्राथमिक नाम आते हैं, अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा और ग्रासिम। मैं ये मान के चल रहा हूं कि लागत खर्च को लेकर के फिलहाल अगर ये ज्यादा लंबा नहीं चला और कच्चे तेल के दाम फिर से $100 या $120 तक पहुंच नहीं गए तो शायद थोड़ी बहुत राहत की सांस हो सकती है इन सब कंपनियों के लिए और अपने भारत देश के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए और विकास दर के लिए और महंगाई दर के लिए। तो ये समीकरण जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये थोड़ा बहुत अनुमान लगा के चल रहा हूं कि कच्चे तेल के दाम इतने ऊपर नहीं जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो जो रिजर्व्स है वहां से कच्चे तेल के बैरल जो है वो दुनिया भर में रिलीज किए जाएंगे और शायद दाम को थोड़ा नियंत्रित करा जाएगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ऑलराइट, तो चलिए चर्चा सीमेंट काउंटर्स पे, पर अब वक्त हो चला है। बैंकिंग या फाइनेंशियल को लेकर गौरांग सर आपका व्यू, अगर कोई 15-20 दिन पहले पूछ रहा था तो बिना किसी दुविधा के कंसेंसस बाई था बैंक, अभी भी सर विचार वही है या फिर कुछ परिवर्तन आपने किए अपने व्यूज में? बिना किसी दुविधा और निसंकोच मैं आज भी कहूंगा कि निवेश लायक मौका है HDFC बैंक में, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। देखिए अभिषेक भाई, इस प्रकार की गिरावट में, और मेरे ख्याल से HDFC बैंक दिग्गज बैंकों में से एक ऐसा बैंक है जिसने पिछले कुछ महीनों में निराश किया है लोगों को। मैं छोटी या मध्यम अवधि की बात कर रहा हूँ, लंबी अवधि की बात नहीं कर रहा। और जहां तक मैं इतिहास जानता हूं HDFC बैंक का, तो HDFC बैंक ने लंबी अवधि के निवेशकों को मेरे ख्याल से नुकसान तो बहुत दूर की बात हुई, लेकिन मुनाफा बिल्कुल दिया है। और अब तो ये मर्ज्ड एंटिटी हो गई है, जो 2 दिग्गजों का मिलन हुआ था और जो मर्जर हुआ था HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का। बुनियादी तर्क के आधार पर एज अ डिस्क्लोजर हमारी खरीदारी की राय है। और मैं तो इस हद तक कहूंगा कि अगर आपका कुछ पोर्टफोलियो है तो आप बाजार में निवेश कीजिए और दिग्गज शेयरों में आप अपना ध्यान दीजिए और वहां पर आप कामकाज कीजिए। देखिए बाजार में थोड़ी बहुत परिस्थिति ऐसी बिल्कुल है, लेकिन इससे घबराहट करके, डर के जो आपकी लंबी अवधि की विचारधारा है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन मत कीजिए। ठीक है, बैंकिंग शेयरों को लेकर ये भी हो गया। अच्छा, 52 हफ्ते के निचले स्तर वाले अगर हम शेयर की चर्चा कर रहे हैं, गौरांग सर व्यू इस पर आपसे चाहिए। L&T स्ट्रेंथ को लेकर किसी के मन में शक नहीं होगा। लगभग
इसके अगर हम इंटरनेशनल ऑपरेशंस की बात करें तो 51% वहां से आ जाती है, लेकिन शायद यही एक दिक्कत भी है क्योंकि इनके ज़्यादातर ऑपरेशंस मतलब देखेंगे तो मिडिल ईस्ट में ही हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है सर कि एक अच्छा अवसर है एलएनटी में अभी बाइंग करने का, या फिर थोड़ा और नीचे आ सकता है ये? नीचे आ सकता है अभिषेक भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से जहां तक मेरी जानकारी है, ऑर्डर बुक का मेरे ख्याल से करीबन 30 या 35% हिस्सा वेस्ट एशिया यानी कि खाड़ी देशों में है, जहां पर यह परिस्थिति है। हम एक चीज ये बोल रहे हैं अभिषेक भाई कि जो गोला बारूदी चल रही है, जो मिसाइल दागे जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, उससे नुकसान हो रहा है पूरे ढांचे पर। अब जब कभी भी ये परिस्थिति सुलझेगी तो इसको फिर से बनाने की आवश्यकता और जरूरत बिल्कुल होगी, और शायद अब की बार जब बनेगा तो और शायद सक्षम और मजबूत बनेगा। जो पहली बार बना था उससे थोड़ा बहुत ज्यादा सक्षम और मजबूत। 8 दशक से मेरे ख्याल से एलएनटी हमारे देश में स्थापित है, और जहां तक मेरी जानकारी और मेरा अनुभव है, कितना गलत सही मुझे नहीं पता, ये सबसे ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी है। जब भी समय आता है तो एक पर एक बोनस या 2 शेयर पे एक बोनस देते हैं। एक्स बोनस होने के बाद साल 1.5 साल में शेयर के दाम फिर से कम बोनस पे आ जाते हैं, और फैला हुआ कारोबार है, भिन्न विभिन्न कारोबार है इनका। भिन्न विभिन्न कारोबार की ऑर्डर बुक जो है वो सक्षम और मजबूत है, और उतनी ही क्षमता और प्रबलता से ये योगदान देते हैं पूरे बैलेंस शीट पर, यानी कि आय और मुनाफे पर। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी लागत लगा करके निवेश करिए, लेकिन इतना बिल्कुल कहूंगा कि अगर आपको 100 रुपया निवेश करना है एलएनटी में आज, तो 25% हिस्सा आज खरीदारी करें, और गिरावट आती है तो और जुड़े। चलिए काम करते हैं, छोटी सी ब्रेक।